आज के द हिंदू एडिटोरियल विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत के स्पेस सेंटर से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील खबर पर चर्चा करेंगे। हाल ही में इसरो का PSLV C62 मिशन फेल हो गया है। सबसे चिंता की यह बात है कि यह विफलता ठीक उसी तरह हुई है जैसे पिछले साल मई 2025 में PSLV C61 के साथ हुई थी। रॉकेट के तीसरे चरण में आई यह खराबी आखिर क्या संकेत दे रही है? क्या हमारा भरोसेमंद वर्क हाउस यानी कि साधन अब कमजोर पड़ रहा है? एडिटोरियल में इसरो की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए गए हैं। C61 की विफलता के बाद उसकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्यों उस रिपोर्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय तक सीमित रखा गया? क्या वैज्ञानिक खुलापन यानी कि साइंटिफिक ओपननेस अब ब्यूरोक्रेसी और गोपनीयता की भेंट चढ़ रहा है? तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है इसका हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस की। ये बहुत ही मतलब कि इसका बहुत ही मतलब कि इस एडिटोरियल को समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है और हम एडिटोरियल में इसकी चर्चा करेंगे। इसमें जब तकनीकी पुरानी हो और सफल हो तो गलतियां बार-बार क्यों हो रही है? इसमें यही कहना चाह रहा है कि तकनीक आपकी पुरानी है और सफल है तो गलतियां बार-बार क्यों हो रही है? क्या मिशन को जल्दबाजी में लॉन्च करने का दबाव इसरो पर भारी पड़ रहा है? साथ ही इस विफलता का असर भारत के कमर्शियल स्पेस मार्केट और इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैसे पड़ेगा? इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। इस एडिटोरियल का मानना है कि इसरो को फिर से अपना भरोसा बहाल करने के लिए C61 की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। आखिर टैक्स देने वाली जनता को यह जानने का हक है कि उनके स्पेस मिशन में बार-बार क्या गलत हो रहा है। तो चलिए इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और ग्रामर के कठिन शब्दों को बारीकी से समझते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस टॉपिक को पूरी तरह कवर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। ट्रबलिंग रिपीट। ट्रबलिंग का यहाँ जो मतलब होता है चिंताजनक, बार बार जो ये चिंता पैदा कर रहा है, ये यानी रिपीट का मतलब बार बार ये काम जो हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ट्रबल पैदा कर रहा है। ट्रबलिंग जो है यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप जानते हैं पार्टिसिपल का काम जो है एडजेक्टिव का भी काम होता है। तो ये रिपीट जो है बड़ा ट्रबल करने वाला है। इसरो मस्ट बिगिन रिबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। इसरो को जो है ना, ठीक है, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनको शुरू करना चाहिए। मस्ट यहाँ पर मॉडल से, बिगिन आपका वर्ब है, और रिबिल्डिंग जो है ये क्या है आपका करना। करना इन द सेंस जीरंड है। तो मस्ट बिगिन रिबिल्डिंग, अपना जो काम फिर से मतलब कि काम करना चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स को। ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स को आप समझिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको समझे बिना आप इसके जो एडिटोरियल का बहुत हद तक जो है ना वो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको समझनी है। ये एक एक्चुअल में क्या है कि इसका मतलब है जांच परख की वह प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करती है कि रॉकेट का हर एक पुर्जा, हर एक तार और हर एक सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, विस्तार से अगर इसको देखें तो इसका एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल फ़ोन आप बना रहे हैं जिसका मॉडल बहुत ही फिट है और सालों से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। डिज़ाइन की गलती यानी कि डिज़ाइन का अगर फेलियर होता है तो उससे बैटरी फटने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तकनीकी में ही खराबी है। लेकिन अगर क्वालिटी एश्योरेंस का फेलियर होता है तो मोबाइल का डिज़ाइन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फैक्ट्री में किसी ने पेंच ढीला छोड़ दिया या सस्ते तार का इस्तेमाल कर दिया या टेस्टिंग के दौरान उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो उसको कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस का फेलियर। तो ये जो एडिटोरियल का यह तर्क है कि PSLV भारत का मतलब वर्क फोर्स है, यानी कि सबसे आपका भरोसेमंद साधन है, यानी यह बहुत पुराना और भरोसेमंद रॉकेट है। इसकी तकनीक पुरानी और परिपक्व भी है। इसलिए एडिटोरियल का कहना है कि रॉकेट के नक्शे या साइंस में खराबी होने की संभावना कम है।
खराबी कहाँ हो सकती है? क्वालिटी कंट्रोल में, यानी कि रॉकेट को बनाते समय या उसकी जांच करते समय कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। ये चिंता की बात है, ऑब्वियस है, क्योंकि जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में उतनी बारीकी से जांच नहीं कर रहा है जितना पहले किया करता था। तो इससे बार बार जो ये घटना घट रही है उस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी को कहते हैं आप क्वालिटी एश्योरेंस। ये आप समझ गए होंगे क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग एक बार शब्दों को देख लेते हैं। शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का। पुटिंग पेड टू, पुट पे, ठीक है ना। तो ये ईडीएम होता है मीनिंग टू डिसाइसिवली एंड और रुइन समथिंग, मतलब कि निर्णायक रूप से किसी चीज़ को ख़त्म करना या उसको नष्ट करना। तो आप इसका साइनो देख लीजिएगा, ठीक है। एंडेड डिसाइसिवली, थॉटेड कंप्लीटली, डूम्ड, फिनिश्ड ऑफ, सैबोटाज्ड, ठीक है। और इसका एंटो हो जाएगा आपको इनेबल्ड, फैसिलिटेटेड, इंश्योर्ड सक्सेस या प्रोलॉन्ग सपोर्टेड। स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट का जो मतलब होता है एडिशन और मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि जो किसी भी पार्ट्स को, यानी कि स्ट्रेंथन, यहाँ पर रॉकेट्स की बात हो रही है, तो टू स्ट्रेंथन रॉकेट पार्ट्स आफ्टर आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस, ठीक है ना। यानी कि कमजोरियों की पहचान करने के बाद रॉकेट के हिस्सों को मजबूत करने के लिए जोड़ या संशोधन करते हैं, उसको आप स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट्स कहते हैं। डिजाइन स्ट्रेंथनिंग, हार्डवेयर अपग्रेड्स, रीइंफोर्समेंट्स, स्ट्रक्चरल फिक्सेस। इसका एंड हो जाएगा स्ट्रक्चरल वीकनिंग, रिमूवल ऑफ सपोर्ट्स, डिग्रेडेशन, नो मॉडिफिकेशन। क्लियर्ड अप जो है नया एक शब्द है जिसका मतलब एक अनुमति देना, आधिकारिक रूप से अनुमोदित या आगे बढ़ने की अनुमति, जिसे ऑथराइज्ड फॉर या अप्रूव टू। देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें, परमिटेड टू। इसको एंटो हो जाएगा बैंड फ्रॉम, ग्राउंडेड या फिर रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड फ्रॉम, ठीक है। रिस्क प्रोफाइल होता है पीएसएलवी से जुड़े खतरे या अनिश्चितता के स्तर का मूल्यांकन, ठीक है ना। यानी कि असेसमेंट जो करते हैं ना, मूल्यांकन ऑफ द लेवल ऑफ डेंजर, जो डेंजर का लेवल है या फिर जो अनसर्टेनिटी जो जुड़ा हुआ है पीएसएलवी से, तो उसको रिस्क प्रोफाइल कहा जाता है। हैजार्ड असेसमेंट, रिस्क लेवल, एक्सपोजर रेटिंग, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल। इसका एंटो हो जाएगा लो रिस्क स्टेटस, सेफ प्रोफाइल, मिनिमम एक्सपोजर और सिक्योर रेटिंग। स्काई रॉकेट का मतलब होता तेजी से कोई चीज़ का बढ़ना, तो इसका होगा सर्ज, सोर, स्केलेट, शूट अप, बैलून। और इसका एंटो हो जाएगा प्लमेट या फिर डिक्रीज या ड्रॉप या फॉल या डिक्लाइन। स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है ह्यूमिलेटिंग सेटबैक, धक्का या एक तरीके से झटका। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में राष्ट्रीय रणनीति और प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला अपमानजनक झटका, नेशनल डिसग्रेस, पॉलिसी ह्यूमिलेशन या प्रेस्टीज डैमेज या फिर जियोपॉलिटिकल सेटबैक। इसका एंड हो जाएगा स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, नेशनल प्राइड, अचीवमेंट, ट्रायम्फ। ओके। नेट प्रोवाइडर यानी कि a nation that supplies more space launch services to others than it consumes, ठीक है ना, उसको होते हैं नेट प्रोवाइडर। जितना ये कंज्यूम नहीं करता उससे ज़्यादा ये प्रोवाइड करता है। तो समझ ही गए आप इसको। लॉन्च एक्सपोर्टर, सर्विस सप्लायर, ग्लोबल प्रोवाइडर या नेट एक्सपोर्टर। इसका एंड टू नेट कंज्यूमर, डिपेंडेंट नेशन, इंपोर्टर या क्लाइंट स्टेट, सॉरी। गार्डेड ब्यूरोक्रेटिक पोस्चर, ये एक 3 शब्द से बना है। इसका मतलब समझिए कि गार्डेड का मतलब मोर सिक्रेटिव, फॉर्मल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। यानी कि ये जो है ना, गार्डेड का मतलब कहीं ज़्यादा गुप्त या औपचारिक रूप से आप जब प्रशासनिक दृष्टिकोण या मतलब कि जो एक रुख होता है उसको आप गार्डेड ब्यूरोक्रेटिक पोस्चर कहते हैं। यानी कि कॉशस स्टैंस, ऑफिशियल मैनर, सिक्रेटिव एटीट्यूड या फॉर्मल ब्यूरोक्रेसी। इसका एंटो हो जाएगा ओपन अप्रोच, ट्रांसपेरेंट कल्चर या एजाइल या इनफॉर्मल। साइंटिफिक ओपननेस का जो मतलब होता है वो होता है इसरोज ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ शेयरिंग नॉलेज, जो परंपरागत रूप से जो नॉलेज को शेयर करने का और फाइंडिंग्स को शेयर करने का सार्वजनिक रूप से, वो साइंटिफिक ओपननेस था जिसमें कोई छुपाया नहीं जाता था कोई चीज़, ऐसा कुछ भी जो संवेदनशील नहीं हो लेकिन वो जो है लोगों के मतलब कि ज्ञान में हो। तो ट्रांसपेरेंसी इन साइंस, ओपन डिस्क्लोजर, कैंडिड शेयरिंग, पब्लिक कैंडर।
या फिर इसका एंटो साइंटिफिक सिक्रेसी, क्लोज्ड नॉलेज, विथहेल्ड डाटा, ऑपेसिटी, राइट। हाई लॉन्च कैडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है इसका। फास्ट एंड रेगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉकेट लॉन्चेस टू मीट एम्बिशियस गोल्स, यानी कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रॉकेट लॉन्च की उच्च आवृत्ति, बार बार जो आप रॉकेट लॉन्च करते हैं यहाँ से, आप देखते होंगे बहुत सारे देश जो है इसरो को देता है वो कि उसके थ्रू जो है उसके सैटेलाइट मतलब अंतरिक्ष में जाए, तो ये लॉन्च करता है, तो ये हाई लॉन्च कैडेंस इसको कहते हैं। तो रैपिड लॉन्च रेट कह सकते हैं, फ्रीक्वेंट मिशंस, एक्सेलरेटेड शेड्यूल, हाई टेम्पो, इसका एंटो हो जाएगा स्लो पेस, इनफ्रीक्वेंट लॉन्चेस, या फिर डिलेज, लो कैडेंस। ओके, ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, ठीक है ना, यानी कि पोस्टमार्टम तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, यानी कि जो शव परीक्षा जो करते हैं, लेकिन इसका जो एक यूज़ जिसको कहते हैं ना, डिटेल्ड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द फेलियर, यानी कि जब आप कोई चीज़ खराबी हो जाती है, कोई चीज़ विफल हो जाता है, तो उसके जो कारण को पता लगाने के लिए जो काम करते हैं, जो एग्जामिनेशन करते हैं, उसको भी ऑटोप्सी कहते हैं। तो इसको एंटो में साइनो में जो है पोस्टमार्टम रिव्यू या फेलियर डिसेक्शन या इन डेप्थ प्रोब या डिटेल एग्जामिनेशन सबसे अच्छा है, डिटेल एग्जामिनेशन। और इसका एंटो हो जाएगा सुपरफिशियल चेक, ऊपरी ऊपरी चेक कर लिए, क्विक ग्लांस या इग्नोर या ओवरलुक। क्लासिफाइड का जो मतलब होता है गोपनीय या जो सीक्रेट होता है वो, तो ये होता है सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, रेस्ट्रिक्टेड या रिडैक्टेड या हिडन। और इसका एंटो हो जाएगा डिक्लासिफाइड, पब्लिक, ओपन, डिस्क्लोज्ड, ट्रांसपेरेंट। टैक्स पेइंग पब्लिक, यानी कि वो व्यक्ति, वो नागरिक जो टैक्स पे करता है, तो जनरल टैक्स पेयर, सिटीजनरी, पब्लिक फंडर्स या ऑर्डिनरी पीपल। नॉन टैक्स पेयर्स का एंटो हो जाएगा प्राइवेट फंडर्स, एलिट ग्रुप, इंसाइडर्स। ओके, कमर्शियल स्टेक होल्डर्स, वो स्टेक होल्डर्स मतलब जिनका हित लगा होता है इसमें, ठीक है ना, यानी कि जिनके मतलब कि भागीदारी होती है। तो पीएसएलवी लॉन्च पर निर्भर व्यवसाय, ग्राहक और भागीदार जो होते हैं उसको कहते हैं कमर्शियल स्टेक होल्डर्स, जैसे बिजनेस पार्टनर्स हो गया, पेइंग कस्टमर्स, इंडस्ट्री क्लाइंट्स या मार्केट प्लेयर्स। और इसका एंटो हो जाएगा नॉन कमर्शियल यूजर्स, गवर्नमेंट ओनली, इंटरनल एंटिटीज। और लास्ट जो एक रिबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स, ठीक है, उसका जो मतलब होगा वो होगा आपको भविष्य के दोषों को रोकने के लिए प्रक्रियाओं को पुनर्निर्माण और मजबूत बनाना या करना। तो रीस्टोरिंग क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, ओवरहॉलिंग स्टैंडर्ड्स, रिवैम्पिंग चेक्स या फिर रीइंफोर्सिंग प्रोटोकॉल्स। इसका एंटो हो जाएगा नेगलेक्टिंग स्टैंडर्ड्स, वेकनिंग कंट्रोल्स या अबेंडनिंग क्वालिटी एश्योरेंस, लैक्स प्रैक्टिसेस। तो आइए एडिटोरियल में फिर से चलते हैं। तो इसरो मस्ट बिगिन रिबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स। तो आप समझ गए कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स क्या होता है। ये बिल्कुल जो इसका जो डिज़ाइन जो है जो बहुत पुरानी है, और ऑब्वियस है कि ये हमेशा से सफल ही रहा है, लेकिन ये पिछले मतलब कि 2025 में और 2026 में जो ये विफल हो गया, तो उसी पर ये सवाल उठ रहे हैं और उसी को जो है आज उसका एनालिसिस किया जा रहा है हिंदी एडिटोरियल में। तो ऑन जनवरी 12 यानी कि 12 जनवरी को एज द PSLV C62 मिशन रोज फ्रॉम श्रीहरिकोटा इनटू द मॉर्निंग स्काई, ठीक है ना, जैसे ही ठीक है ना, जैसे ही PSLV C62 जो मिशन है वो क्या हुआ, श्रीहरिकोटा से ऊपर उठा इनटू द मॉर्निंग स्काई यानी कि सुबह के आकाश में, एंड इट्स थर्ड स्टेज किक्ड ऑन। और इसका जो तीसरा चरण जैसे ही शुरू हुआ, किक्ड ऑन, द लाइव टेलीकास्ट एब्रप्टली। ये जो लाइव जो है ना, यहाँ पर लाइव है, ये लीव नहीं है, लाइव है यहाँ पर एडजेक्टिव, और टेलीकास्ट नाउन। तो लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण जो है ना, एब्रप्टली अचानक से, स्टॉप जो है आपका वर्ब है और इसको एब्रप्टली वर्ब एडवर्ब काम कर रहा है, तो उसका स्टॉप को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। तो इसने जो है अचानक से स्टॉप कर दिया, शोइंग दिखाना, ठीक है ना, यहाँ शोइंग जो है आपका जिरंड है। द रॉकेट्स
परफॉर्मेंस। और जिरंड का जो है आपको पता है जिरंड में क्या होता है, नाउन प्लस वर्ब, तो वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट होगा। तो रॉकेट्स का परफॉर्मेंस, रॉकेट का परफॉर्मेंस दिखाना बंद कर दिया और इसके ट्रेजेक्टरी को, जिसको इसका पाथ जो होता है, जो जहाँ वो जैसे ये जाता है, ठीक है ना, इसको प्रक्षेपण पथ भी कहते हैं या प्रक्षेप वक्र भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेजेक्टरी ही रहने दीजिए, ज़्यादा आसान है। एज इट बिकेम एविडेंट, जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि दैट इज थर्ड स्टेज, कि इसका जो तीसरा चरण जो है, हैड सफर्ड एन एनोमली, कि इसमें जो है ना एक एबनॉर्मल समस्या आ गई है या विसंगतियां आ गई है, ठीक है। पुटिंग पेड टू द C-62 मिशन इन अ मैनर सिमिलर टू द PSLV C-61 मिशन इन May 25। पुटिंग पेड का मतलब एंडिंग, मतलब कि ख़त्म करना, ठीक है, उसको ये समाप्त करना। C-62 मिशन को इसने समाप्त किया उसी तरह, इन अ मैनर सिमिलर टू, जो बिल्कुल उस तरह था जैसे कि PSLV C-61 मिशन के साथ हुआ था मई 2025 में। द चेंज इन द टेलीकास्ट बिकेम, ये जो चेंज जो है, बदलाव जो है, परिवर्तन जो है टेलीकास्ट में, ये और भी ज़्यादा परिचित होने लगा या हो गया। 4 डिकेड्स, दशकों से PSLV हैज़ बीन द वर्क फोर्स, PSLV जो है वो रहा है मतलब अभी भी है, पहले था ही और अभी भी है। वर्क हॉर्स यानी कि ये जो है वर्क हॉर्स रहा है, यानी कि ऐसा जो कि आप कह सकते हैं ऐसा साधन जो जिसमें आप भरोसा कर सकते हैं। तो ये भरोसे का साधन रहा है ऑफ इंडियाज़ स्पेस एम्बिशंस, यानी कि इंडिया का जो अंतरिक्ष को लेकर जो आकांक्षाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, तो उसका जो है ये वर्क हॉर्स रहा है। टुगेदर विद द रॉकेट्स टेक्नोलॉजी बीइंग मैच्योर, चूँकि आज जो है टुगेदर विथ मतलब साथ साथ, रॉकेट का टेक्नोलॉजी यानी कि रॉकेट की जो तकनीकी है वो मैच्योर हो रहा है, ठीक है। वो मैच्योर होने के साथ साथ क्या है, द इम्प्लीकेशन जो है, इम्प्लीकेशन जो निहितार्थ या आप इसको मतलब भी कह सकते हैं, तो इसका जो मतलब क्या है, इज दैट द मिस्टेक्स, ये जो गलती हुई है, ये जिसके वजह से ये हुए, दैट सैंक 2 PSLV लॉन्चेस, जिसने 2 PSLV लॉन्चेस को डुबो दिया, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। कुड बी, ये मिस्टेक्स जो हो सकता है, ये कुड बी जो प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, ऑन द क्वालिटी एश्योरेंस साइड। वो आपको अभी जस्ट बताए थे शुरुआत में ही कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से होगा, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम दीज आर नॉट लाइकली टू बी आइसोलेटेड एनोमेलीज, ठीक है ना। कम से कम ये जो मिस्टेक्स है ना, ये आइसोलेटेड एनोमेलीज नहीं है, यानी कि अलग थलग एक विसंगतियां नहीं है कि एकदम जो है ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। आइसोलेटेड एनोमेलीज नहीं है, मतलब इसकी संभावना नहीं है। द C-61 मिशन फेल्ड, ये जो 2025 में C-61 मिशन जो है वो विफल हो गया था। आफ्टर इट्स थर्ड स्टेज लॉस्ट चैम्बर प्रेशर, इसका चैम्बर प्रेशर जो है, चैम्बर प्रेशर का जो थर्ड स्टेज जो है ना, उसमें जो चैम्बर मतलब इसको समझिए, C-61 मिशन जो है वो फेल हो गया। कब, जब आफ्टर मतलब उसके बाद, तो आफ्टर इट्स थर्ड स्टेज लॉस्ट चैम्बर प्रेशर, यानी कि जब थर्ड स्टेज में गया तो इसका जो चैम्बर प्रेशर का जो मतलब वो लॉस्ट हो गया, मतलब वो खत्म हो गया। बट रादर देन पब्लिकली रिवील, रादर देन का मतलब इंस्टेड ऑफ, ये जो है ना इसके बजाय, ये जो सार्वजनिक रूप से इसको उजागर या इसको मतलब कि सामने लाने के बजाय, ये जो डायग्नोस्ड रूट कॉज जो है, यानी कि इसके जो निदान करने के जो मूलभूत कारण जो हैं उसको पब्लिकली रिवील करने के बजाय, ये द डिसीजन वाज टू लीव, ये निर्णय क्या था कि इसको जो है क्या करना है, लीव द फेलियर एनालिसिस कमिटी रिपोर्ट, ये जो फाक रिपोर्ट जो है, यानी कि इस रिपोर्ट को एनालिसिस करने वाले जो कमिटी थी, फाक फेलियर एनालिसिस कमिटी रिपोर्ट, उसको क्या कर दिया गया, विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसको जो है प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय तक ही उसको मतलब कि उसको सौंप दिया गया। तो ये डिसीजन था ये, जबकि करना ये था कि इसको जो ना पब्लिकली सबको बताते कि क्या हुआ था। इसरो प्रोवाइडेड एश्योरेंस ऑफ स्ट्रक्चरल री इन्फोर्समेंट, अब इसरो जो है उसने दिया था, इसरो ने दिया था
आश्वासन किस चीज़ का? स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट्स का, यानी कि जो इसके स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो मतलब कि मॉडिफिकेशन करना था या जो स्ट्रेंथनिंग करना था उसको स्ट्रक्चर को, उस चीज़ का एश्योरेंस दिया था एंड क्लियर्ड, और इसने अनुमति भी दी थी द PSLV को फॉर इट्स नेक्स्ट फ्लाइट, अगले उड़ान के लिए इसकी PSLV को अनुमति भी दी थी। द सिम्टम ऑफ द C-62 फेलियर, ये जो लक्षण है C-62 के विफलता का, a roll rate disturbance parallels the events preceding the C-61 failure। यहाँ तक समझिए, और उसके बाद हम लोग दो चीज़ का चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और वो जो है एक तो आप की चर्चा करेंगे हम चैम्बर प्रेशर का और एक रोल रेट डिस्टरबेंस का। ठीक है, तो पहले हम ये लाइन समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि सिम्टम जो है C-62 फेलियर का, जो कि एक रोल रेट डिस्टरबेंस है। ठीक है, ये अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन अभी आपको हम समझाएंगे उस चीज़ को, तो आप बिल्कुल समझिएगा। जैसे चैम्बर प्रेशर को भी आपको समझाना है। तो पैरेलल्स मतलब इज सिमिलर टू, ये ठीक उसी टाइप का घटना के समान था जो C-61 के फेलियर के पहले जो जैसा हुआ था, उसी टाइप से ये हुआ था। तो आप अब कहेंगे कि ये रोल रेट डिस्टरबेंस होता क्या है भैया? तो इसे आप ना एक लट्टू या हवाई जहाज के उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि रोल होता क्या है। एक रॉकेट जो है ना, हवा में तीन तरह से घूम सकता है, जैसे पिच यानी कि ऊपर या नीचे झुकना, या फिर दूसरा जो है यॉ होता है यानी कि बाएं या दाएं मुड़ना, और एक होता है रोल, ये अपनी ही धुरी यानी कि एक्सिस पर गोल गोल घूमते हैं, जैसे कोई पेंच कसते समय घूमता है। कल्पना कीजिए कि रॉकेट एक पेंसिल है। अगर आप पेंसिल को अपनी उंगलियों के बीच रखकर उसे घुमाते हैं तो वो रोल कर रही है। रोल रेट का मतलब क्या है? तो रोल रेट का मतलब रॉकेट को एक निश्चित गति से घूमना होता है ताकि वह सीधा और स्थिर रहे। जैसे साइकिल तेज चलाने पर स्थिर रहती है, जिस स्पीड से रॉकेट अपनी धुरी पर घूमता है उसे रोल रेट कहते हैं। और डिस्टरबेंस जो होता है उसका मतलब आप पूछेंगे क्या है? तो यह जो है जब रॉकेट का यह घूमना कंट्रोल से बाहर हो जाए या उसमें कोई अनचाही बाधा आ जाए तो उसे डिस्टरबेंस कहते हैं। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए आप एक लट्टू नचा रहे हैं। जब तक वह एक समान गति से घूम रहा है वह सीधा खड़ा रहता है, लेकिन अगर कोई उसे हल्का सा धक्का दे दे तो उसकी सतह ऊबड़ खाबड़ हो तो वह जो है लड़खड़ाने लगता है, यानी कि डिस्टरबेंस आ जाता है उसमें। रॉकेट के मामले में यही लड़खड़ाहट रोल रेट डिस्टरबेंस कहलाती है। तो रॉकेट जो है ये जब रोल रेट डिस्टरबेंस होता है तो रॉकेट के साथ जो है ये चीज़ें होती है, जैसे दिशा निर्देश का खो जाना। रॉकेट का कंप्यूटर समझ नहीं पाता कि रॉकेट किस तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका फ्यूल पर भी असर होता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से गोल घूमने के कारण रॉकेट के टैंक के अंदर का ईंधन दीवारों से चिपक जाता है, जिससे इंजन को सही मात्रा में फ्यूल नहीं मिल पाता। और एक और चीज़ होता है इसमें, अगर डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो तो रॉकेट हवा के दबाव के कारण बीच से टूट भी सकता है। तो एडिटोरियल के जो अनुसार है वो मैं बता रहा हूँ कि एडिटोरियल के अनुसार रॉकेट के तीसरे चरण में ये डिस्टरबेंस आई। इसका मतलब है कि जब तीसरे चरण का इंजन चालू हुआ तो रॉकेट अचानक से अनियंत्रित होकर अपनी धुरी पर ज़रूरत से ज़्यादा या गलत तरीके से घूमने लगा, जिससे मिशन फेल हो गया। ये तो आप समझ गए होंगे रोल रेट डिस्टरबेंस का। अब थोड़ा सा चैम्बर प्रेशर के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि चैम्बर प्रेशर और रोल रेट डिस्टरबेंस के बीच का संबंध जो है ना वो बहुत गहरा है। अब आप पूछेंगे चैम्बर प्रेशर क्या है? तो रॉकेट के इंजन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे कंबशन चैम्बर कहते हैं, जिसको दहन कक्ष कहते हैं। यहाँ ईंधन यानी कि फ्यूल और ऑक्सीजन को जलाया जाता है। जलने से बहुत सारी गैसें पैदा होती है जो नीचे की तरफ दबाव डालती है। इसी दबाव को चैम्बर प्रेशर कहते हैं।
प्रेशर कम होने से लड़खड़ाहट जो है वो हो जाती है। जैसे आप मान लीजिए कि गुब्बारे के उदाहरण से समझें। अगर आप एक फूले हुए गुब्बारे को छोड़ दें तो हवा पीछे से तेजी और बराबर दबाव के साथ निकलती है और गुब्बारा आगे भागता है। अगर गुब्बारे का मुंह आधा बंद हो या हवा रुक रुक कर निकले तो गुब्बारा सीधा जाने के बजाय हवा में अजीब तरह से घूमने और कलाबाजियां खाने लगता है। आपने देखा भी होगा ये चीज। रॉकेट के साथ भी यही होता है। जब चैम्बर प्रेशर कम या अस्थिर होता है तो रॉकेट को मिलने वाला धक्का एक समान नहीं रहता, क्योंकि पीएसएलवी का तीसरा चरण ठोस ईंधन इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल करता है। इसलिए अगर वह ईंधन सही तरह से नहीं जलता तो इंजन से निकलने वाली गैसें रॉकेट को तिरछा धक्का दे सकती है। यही तिरछा धक्का रॉकेट को उसकी धुरी पर तेजी से घुमाने लगता है, जिसे हम रोल रेट डिस्टरबेंस कहते हैं। तो निष्कर्ष यह है कि C61 और C62 की कड़ी, यानी कि PSLV C61 जो मई 2025 में हुआ था, इसमें चैम्बर प्रेशर कम हो गया था, जिससे इंजन कमज़ोर पड़ा और मिशन फेल हो गया। और जबकि PSLV C62 में जो है रोल रेट डिस्टरबेंस देखा गया। तो आप समझ गए कि ये क्या होता है। आपको बहुत हद तक इसकी जो है ना ये जो कह रहा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, रोल रेट डिस्टरबेंस और चैम्बर प्रेशर। तो आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस आर पुअर। अब इसका जो फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा, यानी कि जो परिणाम होगा फाइनेंशियली, ठीक है ना, वो बड़ा पुअर होगा। अंडर द एजिस, मतलब एजिस का मतलब हो तत्वावधान में या फिर उसके संरक्षण में, ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक मतलब कि फॉर्म है या एक आप एंटिटी कहिए इसको, एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संरक्षण में इसरो हैज़ बीन पोजिशनिंग द PSLV। ये जो है ना PSLV को पेश कर रहा है इसरो इसके संरक्षण में, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संरक्षण में, एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट, एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में, इन अ कॉम्पिटिटिव ग्लोबल लॉन्च मार्केट, एक कॉम्पिटिटिव ग्लोबल लॉन्च मार्केट में इसको एक कमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में इसको PSLV पेश कर रहा है। और ये हो रहा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के संरक्षण में। नाउ अब जो है इंटरनेशनल इंश्योरर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंश्योरर्स हैं, यानी कि बीमाकर्ता जो हैं, जो कि इस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि ऑपरेटिंग जो है ये पार्टिसिपल है जो इंश्योरेंस को क्वालिफाई करती है, मॉडिफाई करती है। तो इस मार्केट में ऑपरेट करने वाले जो इंटरनेशनल इंश्योरर्स हैं विल रीअसेस, इसको फिर से पुनर्मूल्यांकन करेंगे द PSLV के रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल का शब्द मैं आपको बताया था। एंड द इंश्योरेंस प्रीमियम्स, और बोल रहा है कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम्स भी जो है वो भी स्काई रॉकेट हो सकता है, बढ़ सकता है, तेजी से आसमान छू सकता है। और इसके वजह से रेंडरिंग का मतलब मेकिंग या कॉजिंग, ठीक है ना, जिसके वजह से क्या होगा, द व्हीकल क्या हो जाएगा, लेस अफोर्डेबल हो जाएगा, यानी कि कम किफ़ायती रह जाएगा, जो कि एक स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट होगा, एक रणनीतिक रूप से शर्मिंदगी होगी फॉर अ कंट्री, एक ऐसे देश के लिए जो चाहता है या आकांक्षा रखता है कि नेट प्रोवाइडर बने इन स्पेस, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द टेन्योर ऑफ इसरो चेयरमैन, अब इसरो चेयरमैन कौन है, वी नारायणन है, ठीक है ना। वी नारायणन का जो कार्यकाल है हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड, उसकी विशेषता क्या रही है, बाय ए कंटिन्यूड शिफ्ट, एक निरंतर बदलाव हुआ है, अवे फ्रॉम इसरोज ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ साइंटिफिक ओपननेस, यानी कि इसरो का जो परंपरागत एक संस्कृति थी साइंटिफिक ओपननेस का, यानी कि साइंटिफिक खुलेपन का, ठीक है ना, और यहाँ से जो है वो खुलापन खत्म होके अब ये क्या हो गया है, टुवर्ड अ मोर गार्डेड ब्यूरोक्रेटिक पोस्चर, यानी कि अब कहीं ज़्यादा संरक्षित एक तरीके से बंद ब्यूरोक्रेटिक, जो ब्यूरोक्रेटिक जानते ही क्या होता है, तो ब्यूरोक्रेटिक पोस्चर की तरफ, यानी कि रुख या उसका जो एक पोस्चर है, रुख कहिए या उसका पोजीशन कहिए, उस तरफ जो है ये मुड़ गया है। यानी कि पहले बड़ा ओपननेस था, अब वो ओपननेस नहीं रहा, अब जो है ना सीक्रेसी आ गया। ठीक है, यही समझिए, टुवर्ड अ मोर गार्डेड ब्यूरोक्रेटिक पोस्चर।
while the pressure to maintain a high launch cadence, हाई लॉन्च कैडेंस हमने बताया था वर्ड में, जब आपकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा दबाव होता है कि आप बार बार जो है अपने पैड से जो है उसको आप व्हीकल को भेजें और सैटेलाइट को भेजें अंतरिक्ष में, तो ये जो प्रेशर है यानी कि जो दबाव है कि आप मेंटेन करने का हाई लॉन्च कैडेंस को, कैडेंस मतलब आवृत्ति कह सकते हैं या गति कह सकते हैं, तो एक हाई लॉन्च कैडेंस को मेंटेन करने का जो दबाव जो है उसको समझा जा सकता है, अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन ये जो डिसीजन टू मूव द C-62 मिशन टू द पैड, ये जो डिसीजन है, निर्णय जो है C-62 मिशन को पैड में भेजने का, मतलब वहाँ लॉन्च पैड में भेजने का, वाइल द ऑटोप्सी ऑफ इट्स प्रीडिसेसर, जबकि इसके जो प्रीडिसेसर हैं यानी कि C-61 का जो ऑटोप्सी यानी कि डिटेल एग्जामिनेशन जो है वो अभी भी गोपनीय बना हुआ है, रिमेन्स क्लासिफाइड, शुड रेज, ये जो है ना ये क्या करना चाहिए, कठिन प्रश्नों को उठाना चाहिए, ये उठाएगा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज़, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इसरो का जो प्राथमिकताएं क्या है उसके बारे में प्रश्न उठाता है, ठीक है ना। तो ये शुड रेज जो है ये वर्ब है आपका, और यहाँ से वेल द प्रेशर टू मेंटेन, ये क्लॉज यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि एक तरीके से यहाँ एक तो पहला जो है आपको बताया जा रहा है कि ये कॉन्ट्रास्ट में कि ये जो प्रेशर है, दबाव है हाई लॉन्च कैडेंस का, वो समझने लायक है या समझा जा सकता है, लेकिन उसका जो डिसीजन है कि C-62 मिशन को भेजने का, ठीक है, जबकि ऑटोप्सी जो है प्रीडिसेसर का वो अभी भी गोपनीय बना हुआ है, तो ये जो है ना वो डिसीजन जो है वो क्या है, शुड रेज, वो उठाएगा या उठाना चाहिए टफ क्वेश्चंस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रायोरिटीज। दैट द C-62 मिशन, ये जो C-60, ये दैट क्लॉज है, ये पूरा नाउन क्लॉज है, ये C-62 मिशन जो है ऑल्सो कैरिड द EOS N1 सैटेलाइट। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन है कि यह जो C-62 मिशन जो है इसमें जो है EOS N1 सैटेलाइट को भी ले जाया गया था, जिसको कि जिसका निर्माण करता या जिसको बनाया गया था DRDO, और आपको पता है कि DRDO किसके लिए काम करती है, सेना के लिए काम करती है, और इसका जो सेना के लिए काम करती है तो ऑब्वियस है कि ये स्पाइंग या फिर नेशनल पर्पस से भी, नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस से ये बनाती है। तो ये जो C-62 मिशन जो है ये EOS N1 सैटेलाइट को भी ले गई थी, जिसको बनाया गया था DRDO के द्वारा, एंड विथ अनस्पेसिफाइड स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन। अब इसको जो है ना पोलाइटली आप इसको स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन कहते हैं, ये एक्चुअल में स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन का मतलब होता है फॉर द पर्पस ऑफ स्पाइंग और फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। इसको बड़ा पोलाइटली या पोलाइट टर्म्स में कहेंगे स्ट्रेटेजिक एक एप्लीकेशन, ठीक है ना। जैसे आप कोई मरता है तो बोलते हैं ना कि ही डाइड, हिज डेथ, लेकिन उसके बदले में ही इज़ पासिंग अवे, मतलब कि ही इज़ पासिंग अवे, तो वो जो है ना मर गया, ठीक है। तो पासिंग अवे आपको सुनने में भी खराब नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह जो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है, ठीक है, तो विथ अनस्पेसिफाइड, नॉट क्लियरली टोल्ड टू द पब्लिक, ठीक है ना। अनस्पेसिफाइड मतलब जिसको सही रूप से, मतलब कि जिसको मतलब कि क्लियरली कहा नहीं गया है पब्लिक को, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीति यानी कि स्पाइंग और नेशनल इंटरेस्ट, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तो समझते ही हैं जिसका यूज होता है, तो ये DRDO के तुलना, तो ये चीज़ जो है ना, ये जो मिशन है जिसमें जो EOS N1 सैटेलाइट को ले जाया गया था, ये आपको कुड हेल्प एक्सप्लेन अ रश इफ़ देयर वाज वन, यदि कोई जल्दबाजी होगी तो उस चीज़ को समझने में मदद कर सकता है ये चीज़ कि इसमें जो है EOS N1 सैटेलाइट को ले जाया गया था, तो कहीं ना कहीं इसरो में ये दबाव होगा, ये एडिटोरियल का कहना है कि आप इसे जल्द से जल्द भेजें। इसी वजह से जो है क्वालिटी एश्योरेंस को जो चेक करने का जो जल्दबाजी की गई है वो इसके वजह से ये घटना घटी है, ये एडिटोरियल का कहना है, मेरा नहीं कहना है, ये एडिटोरियल का कहना है। फॉर्चुनेटली फॉर मिस्टर नारायण, सौभाग्यपूर्ण रूप से जो है मिस्टर नारायणन के लिए, जो कि इसरो के चेयरमैन है, इसरो हैज़ ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड, इसरो ने यह भी दिखाया है, क्या दिखाया है, द इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी, एक निर्भरता दिखाई, बढ़ती हुई निर्भरता या बढ़ते हुई विश्वसनीयता
ऑफ इट्स LVM-3 रॉकेट का, ठीक है ना, इन हिज टाइम, उसके कार्यकाल में। मोस्ट रिसेंटली, जिसमें हाल ही में जो है विथ M6 मिशन जो है इन दिसंबर 2025, 2025 दिसंबर में जो है M6 मिशन की सफलता भी है उसमें। बट राइट नाउ, लेकिन अभी जो है इसरो एंड हिज बेस्ट पाथ, इसरो का यहाँ पर देखिए है ना, ये पोजीशन बता रहा है, और हिज तो अपने आप में पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हिज बेस्ट पाथ यानी कि उसका जो एक सबसे अच्छा जो रास्ता होगा वो क्या होगा, मतलब किस चीज़ के लिए। ये टू जो है ये दो काम कर रहा है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर टू जो है इसके लिए यहाँ पर जीरंड आया है, यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और यही टू जो है इसके लिए भी काम करेगा जो कि इन्फिनिटिव है यहाँ पर, ठीक है ना, इन्फिनिटिव के लिए भी काम करेगा। तो बट राइट नाउ इसरो और उसका जो उसका किसका, नारायणन का बेस्ट पाथ जो है, यानी कि सबसे अच्छा रास्ता जो मतलब कि आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस को बहाल करने का, वो एंड बिगिन द पेनफुल वर्क, और एक बड़ा पेनफुल वर्क शुरू करने का। वो पेनफुल वर्क क्या है, ऑफ रीबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल्स को पुनर्निर्माण करने का जो कठिन कार्य है पेनफुल, वो शुरू करने का, ठीक है। इज़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के लिए है कि वो रिलीज़ करे फाक के रिपोर्ट को, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में है अभी सौंपा हुआ, फॉर द C61 मिशन। ये C61 मिशन में जो फाक रिपोर्ट आया है उसको रिलीज करे। द टैक्स पेइंग पब्लिक, या जो टैक्स चुकाने वाले जो पब्लिक हैं, जो नागरिक हैं, और जो कमर्शियल स्टेक होल्डर्स, जो कमर्शियल जो हितधारक हैं इसमें, जो जिसकी भागीदारी है, डिजर्व टू नो, ठीक है। डिजर्व यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और स्टेक होल्डर्स दोनों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल हो गया। तो डिजर्व, उसको हक है जानने की, व्हाट वेंट रॉन्ग इन 2025, क्या गलत हो गया या क्या हुआ था 2025 में, वो जानने की उनको हक है। वेदर इट रिकर्ड इन 2026, क्या ये पुनरावृत्ति हुई है इसकी 2026 में, एंड व्हाई द थर्ड स्टेज वाज अफेक्टेड अगेन, और फिर जो है तीसरा चरण जो है फिर से क्यों अफेक्ट हुआ है, क्यों प्रभावित हुआ है। तो ये सवाल जो है एडिटोरियल उठाती है। तो यह था आज के एडिटोरियल का पूरा विश्लेषण। निष्कर्ष यही निकलता है कि इसरो जैसी संस्था की ताकत उसकी पारदर्शिता और वैज्ञानिक सटीकता में रही है। जैसा कि इस लेख में कहा गया, केवल विफलताओं को छिपाने से नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करने और क्वालिटी एश्योरेंस को फिर से मजबूत करने से ही हम वैश्विक बाजार में अपनी साख बचा पाएंगे। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कमर्शियल प्रेशर और जल्दबाजी के कारण इसरो की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है, या फिर ये केवल तकनीकी संयोग है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण सरल और मददगार लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही रोज़मर्रा की महत्वपूर्ण खबरों और द हिंदू एडिटोरियल के गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।